वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 9th चैप्टर और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। पिछले टॉपिक में हमने ये सीख लिया कि मास कैसे मेजर करते हैं। अब चलिए यहाँ पर वॉल्यूम मेजर करना सीखते हैं। हाउ टू मेजर वॉल्यूम। अ टेट्रा पैक सेज इट कंटेन 200 ml बटर मिल्क, दैट इज छाछ। अब मार्केट में जो बटर मिल्क मिलता है, इसको हिंदी में हम छाछ कहते हैं, उसका जो टेट्रा पैक है उसकी क्वांटिटी 200 ml होती है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है? साइड में आपको फिगर दी है। अ पैक ऑफ बटर मिल्क ऑफ 200 ml। यू लर्न इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 दैट वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। ग्रेड 6 में आपने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जो जगह घेरता है, उसी को वॉल्यूम कहते हैं। जैसे यही जो बटर मिल्क है यानी छाछ है, इसको जहां भी आप रखोगे, किसी भी कंटेनर के अंदर रखोगे तो वो कुछ जगह लेगा। तो जितनी स्पेस वो ऑक्युपाई करेगा, वही जो स्पेस है, वही जो जगह है, उसी को वॉल्यूम कहते हैं। जैसे इस पैकेट के अंदर पूरी तरह से ये छाछ भरा हुआ है, यानी ये इतनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इतना इसका वॉल्यूम है। यू ऑल्सो नो दैट एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर्स रिटन एज m⁻³ वॉल्यूम की एसआई यूनिट भी आप जानते हो कि क्यूबिक मीटर्स होती है, यानी मीटर लिखा, शॉर्ट में m, उसकी पावर 3 लगा दी। इट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज ईच साइड इज 1 मीटर इन लेंथ। अब ये मीटर क्यूब का मतलब क्या है? तो ये मैंने आपको बताया कि 1 मीटर क्यूब का मतलब ये है कि मान लो कोई क्यूब है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है। तो 1 1 1 ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा, मीटर 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 ये मल्टीप्लाई होकर मीटर की पावर 3 हो जाएगा। तो 1 मीटर का मतलब ये है कि एक ऐसा क्यूब अगर हम लें जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही 1 मीटर की हो, तो वो जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, वो जो जगह घेरेगा, उसी को हम कहेंगे 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स इज कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड इन अ डेसीमीटर क्यूब, इसको शॉर्ट में डीएम और पावर 3, और सेंटीमीटर क्यूब सीएम पावर 3। अब देखो 1 मीटर क्यूब का मतलब है ऐसा क्यूब जो 1 मीटर लेंथ, ब्रेथ, हाइट का हो, तो ये तो काफी बड़ा हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट छोटे साइज का है तो उसके वॉल्यूम को हम और जो दूसरी यूनिट है जो मीटर क्यूब से छोटी है उसका यूज कर लेते हैं, जैसे डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। जैसे लेंथ के लिए हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से यूज करते हैं ना, जब जहां जितना जरूरत है। जैसे सिटीज के बीच में डिस्टेंस हमको बतानी है तो किलोमीटर्स का यूज करते हैं। रूम का साइज बताना है तो फीट में या मीटर्स में बताते हैं। कोई और छोटी चीज है, पेंसिल हो गई, कोई स्टिक हो गई, उसकी लेंथ सेंटीमीटर्स के अंदर, और छोटी चीज है तो मिलीमीटर में। उसी तरह यहां भी कई सारी यूनिट है, डिपेंड कर रहा है जिसका आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हो वो कितना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज ऑल्सो रिटन एज 1 cc। अब जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें जो सेंटीमीटर है, इसके स्टार्टिंग में सी आ रहा है, क्यूब में भी सी आ रहा है, तो उसको शॉर्ट में हम सीसी लिखते हैं। बाइक वगैरह में आप देखते हो ना, लिखा होता है 150 cc, 250 cc, 100 cc। इसी तरह कार के अंदर, ट्रक के अंदर इतने सीसी की बाइक है, इतने सीसी की कार है, तो वो सीसी क्या है? इंजन की कैपेसिटी बता रहा होता है क्यूबिक मीटर्स के अंदर। तो वही है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इज एक्सप्रेस्ड इन लीटर्स, जिसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर किसी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना हो तो आमतौर से हम लीटर्स के अंदर मेजर करते हैं। जैसे आपके यहाँ मिल्क आता होगा तो लीटर में ही होता है ना। वाटर की बात कर ले तो वहां भी लीटर होता है। और ये जो 1 लीटर है वो इक्विवेलेंट होता है, यानी वो इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। ये मैंने आपको बताया था। अ कॉमनली यूज्ड सब मल्टीपल ऑफ लीटर इज मिलीलीटर, इसको शॉर्ट में हम ml कहते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब लीटर का जो कॉमनली यूज सब मल्टीपल है, यानी उसका छोटा वर्जन, वो मिलीलीटर है, और ये इक्विवेलेंट होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो ये दोनों वैल्यू आप याद रखना कि 1 लीटर इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। इसी तरह से 1 ml इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। वन ऑफ द कॉमन apparatus used to measure the volume of liquids is a measuring cylinder। अब एक कॉमन सा apparatus जिसका यूज हम लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए करते हैं वो होता है मेजरिंग सिलेंडर। इट इज अ नैरो ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल कंटेनर विद वन साइड ओपन एंड द अदर साइड क्लोज्ड एज शोन इन फिगर 9.15। तो ये मेरे पास एक मेजरिंग सिलेंडर है। इसका शेप आप देख सकते हो, नैरो सिलेंडर यानी पतला सा एक सिलेंडर है जो कि ट्रांसपेरेंट है। इसके आर पार चीजें आपको दिख रही होंगी। एक साइड इसका ओपन होता है, ये देख सकते हो, ऊपर वाला हिस्सा इसका खुला है, ओपन है, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है यानी दूसरा जो साइड है ये क्लोज्ड है। तो यहाँ देखो फिगर 9.15 दिया है, मेजरिंग सिलेंडर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज। ये कई सारे मेजरिंग सिलेंडर है अलग अलग कैपेसिटी के। डिपेंड कर रहा है कितनी क्वांटिटी आपको मेजर करनी है। कम करनी है तो छोटा वाला यूज कर लो, ज्यादा करना है तो बड़ा वाला यूज कर लो। देयर आर मार्किंग्स ऑन द ट्रांसपेरेंट बॉडी ऑफ द सिलेंडर दैट इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द मेजरिंग सिलेंडर। अब इस पे आपको कुछ मार्किंग्स दिख रही होंगी, नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पर कुछ लाइंस बनी हुई हैं।
तो ये जो मार्किंग्स हैं और जो नंबर्स हैं ये वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहे हैं। वी कैन यूज इट टू मेजर द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड। अब जिस लिक्विड का अमाउंट यानी उसका वॉल्यूम मेजर करना हो तो इस मेजरिंग सिलेंडर का यूज करके मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग सिलेंडर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस टू मेजर वॉल्यूम। अब मेजरिंग सिलेंडर अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है, जैसे 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, एक्सेट्रा। हाउ एक्यूरेटली कैन दीज मेजरिंग सिलेंडर्स मेजर। अब क्वेश्चन ये है कितना एक्यूरेटली ये जो मेजरिंग सिलेंडर है वो मेजर कर सकते हैं। चलिए पता लगाते हैं। एक्टिविटी 9.4 लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। In Curiosity Grade 6 Chapter Temperature and its Measurement, you learned how to use the thermometer and to find its smallest reading. अब ग्रेड 6 में आपने एक चैप्टर पढ़ा है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। वहां आपने ये सीखा है कि किस तरीके से हम थर्मोमीटर का यूज करके उसकी जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है यानी वो जो थर्मोमीटर है कम से कम कितना मेजर कर सकता है वो आपने फाइंड आउट किया है। यू कैन डू द सेम विद द मेजरिंग सिलेंडर। अब इसी तरीके से हम मेजरिंग सिलेंडर का भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो मेजरिंग सिलेंडर हमने लिया है वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है। टेक अ मेजरिंग सिलेंडर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब एक मेजरिंग सिलेंडर लो, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। नोट डाउन द फॉलोइंग। अब ये चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है। क्या क्या चीज है? वॉट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम इट कैन मेजर। अब जो मेजरिंग सिलेंडर आपने लिया है वो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या मेजर कर सकता है, यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी क्वांटिटी मेजर कर सकता है। जैसा अभी ऊपर लिखा हुआ है ना कि अलग अलग कैपेसिटी का आता है, तो आपके पास जो है वो कितना मैक्सिमम मेजर कर सकता है वॉल्यूम। नाउ लुक एट द मेजरिंग सिलेंडर जो कि फिगर 9.16 में दिया है केयरफुली। तो नेक्स्ट पेज में जो आपको मेजरिंग सिलेंडर की फिगर दी है उसको ध्यान से देखो। चलो मेरे पास भी वही वाला मेजरिंग सिलेंडर है तो मैं उसका दिखाता हूं आपको। अब मेजरिंग सिलेंडर में आप ऊपर की तरफ देख सकते हो ये 100 लिखा हुआ है, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम जो ये मेजर कर सकता है वो है 100। साथ ही में आपको ये बगल में 1 भी लिखा हुआ है, तो ये बता रहा है कि कम से कम वैल्यू आप क्या मेजर कर सकते हो। यानी स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जो कि यहाँ मेजर किया जा सकता है वो है 1 ml और मैक्सिमम है 100 ml। मैक्सिमम वाला आप यहाँ से भी देख सकते हो कि सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर आपको 100 दिख रही होगी। इसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं लिखा और लाइन भी बस यहीं तक बनी हुई है, यानी मैक्सिमम हम 100 ml यहाँ मेजर कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉलेस्ट वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ नहीं दी है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, चलिए इसको जानते हैं। तो आपने क्या देखा कि सिलेंडर जो है वो मार्क है 100 ml, इसीलिए वो जो मेजर कर सकता है वॉल्यूम वो 100 ml तक ही मेजर कर सकता है। ऊपर 100 ml लिखा था और जो रीडिंग जहां पर लिखी थी वहां पर भी मैक्सिमम जो लाइन बनी थी वो 100 ml तक थी। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इट कैन मेजर। अब कम से कम कितना वॉल्यूम मेजर हो सकता है। लुक एट द मेजरिंग सिलेंडर अगेन। अब फिर से मेजरिंग सिलेंडर को आप देखो। हाउ मच इज द वॉल्यूम डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन 10 ml एंड 20 ml। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दो बड़े वाले मार्क हैं जहां पर आपको नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी जो बड़ी वाली लाइन है, जैसे यहाँ पर आपको 10 लिखा है, फिर उसके जस्ट ऊपर जो बड़ी वाली लाइन है 20, 30, 40, तो ऐसे कोई से भी दो ठो आपको अगल बगल वाले मार्क ले लेने हैं जहां पर नंबर लिखा है। जैसे आप 10 और उसके बगल में 20 ले सकते हो, 20, 30 ले सकते हो, 30, 40 ले सकते हो, तो कोई से भी आप ले लो। जैसे चलो हम 10 और 20 ले लेते हैं, तो ये अगल बगल वाले दो बिगर मार्क हैं जहां पर नंबर लिखा हुआ है। इसी बिगर मार्क का डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे 10 और 20 हमने लिया ना, तो 20 माइनस 10 आ जाएगा 10, यानी यहां से लेके यहां तक का जो गैप है वो 10 का है, 10 ml का, क्योंकि वैल्यूज हमारी सारी ml में है यानी मिलीलीटर्स में। यानी जो बिगर मार्क है उसमें 10 ml का गैप है और देखने से भी लग रहा है 10, 20, 30 यानी 10 के गैप पे यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो दो बड़े वाले मार्क थे उनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो है 10 ml, यानी 10 ml के गैप पे नंबर्स लिखे हुए हैं। हाउ मेनी स्मॉलर डिविजन्स आर देयर बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। अब जो दो बड़े वाले मार्क्स हैं उसके बीच में जो स्मॉलर डिवीजन है वो कितने हैं। अब जो दो बिगर मार्क हैं यानी 10 और 20, इसके बीच में कितने स्मॉलर डिविजन्स हैं ये देख लो। यानी देख सकते हो छोटी छोटी लाइन है, इसकी वजह से ये हिस्सा पूरा डिवाइड हो गया है। तो ऊपर से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 से लेके 20 के बीच में 10 स्मॉलर डिविजन्स हैं। तो एक डिवीजन की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो बिगर मार्क के बीच का डिफरेंस है जिसको हमने 10 निकाला था डिवाइडेड बाय जो स्मॉलर डिवीजन है, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा 1। यानी एक जो छोटा वाला डिवीजन है ये 1 ml को शो कर रहा है। हाउ मच वॉल्यूम डज वन डिवीजन इंडिकेट। तो एक जो डिवीजन है वो कितना वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है। तो हमने देखा कि जो एक स्मॉल डिवीजन है वो 1 ml को इंडिकेट कर रहा है। द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट द मेजरिंग सिलेंडर कैन रीड इज। तो इसका मतलब सबसे पहली वाली जो लाइन है बिल्कुल नीचे से सबसे पहली जो लाइन आपको मिलेगी छोटी वाली,
ये होगी 1 ml की। फिर उसके बाद ये 2 ml, 3 ml, 4, 5, ये 6, 7, 8, 9 और ये 10, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। तो स्मॉलर डिवीजन निकालने के लिए हमको जस्ट क्या करना है, जो बिगर वाला मार्क है जहां पर नंबर लिखा हुआ है उसका गैप निकाल लो। जैसे 20 और 10, तो 20 माइनस 10 आ गया 10, यानी यहां से लेके ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा 10 ml है। इस 10 ml के हमने कई डिवीजन कर दिए हैं ये लाइन ड्रॉ करके। तो ये कितने डिवीजन हुए इसको हमने काउंट कर लिया, ऊपर से नीचे तक काउंट किया, आया 10। यानी इस 10 ml के हमने 10 पीसेस कर दिए हैं, 10 पार्ट्स कर दिए हैं। तो हर एक पार्ट कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 1। तो वहां से आ गया 1 ml, यानी एक छोटा डिवीजन 1 ml का है। तो सबसे नीचे चलेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1 ml, 2 ml, 3, 4, 5, इस तरह से करते करते हमको मिल जाएगा। तो जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है जो ये वाला मेजरिंग सिलेंडर रीड कर सकता है वो कितना होगा, 1 ml। क्योंकि अगर बिल्कुल नीचे से देखें तो जो पहली वाली लाइन मिलेगी उसके बीच में कितने का गैप है, 1 ml का है। तो स्टार्टिंग से 1 ml जैसे ही फिल होगा तो रीडिंग आपको मिल जाएगी कि भैया यहां तक पहुंच गया, ये 1 ml है। तो जो स्मॉलर डिवीजन होते हैं ना, उनकी जो वैल्यू होती है वही स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होता है जो कि वो मेजर कर सकता है। For the measuring cylinder shown in figure 9.16, the volume difference indicated between 10 ml and 20 ml or between 40 ml and 50 ml is 10 ml। तो ये जो आपको फिगर में यहाँ दिया हुआ है ये भी वही वाला है जैसा हमने लिया। तो इसमें जो 10 ml वाली लाइन है और 20 ml वाली लाइन है, इसके बीच में कितने का गैप है, 10 ml का गैप है। या अगर आप 40 ml और 50 ml वाली लाइन देख लो, इसमें भी 10 ml का गैप है। यानी हर अगल बगल वाली जो बड़ी वाली लाइन है जिसपे नंबर लिखा है उसके बीच में 10 ml का गैप है। The number of division between these mark is 10 ml. So one small division can read 10 divided by 10 which is 1 ml. तो दो बिगर मार्क के बीच में 10 ml का गैप है, उसके बीच में छोटी छोटी लाइन बना के उसके 10 डिविजन्स कर दिए गए हैं। तो हर एक डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, 1 ml होगी, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 10 1 होता है। दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस मेजरिंग सिलेंडर कैन रीड इज 1 ml। यानी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ये वाला मेजरिंग सिलेंडर रीड कर सकता है वो है 1 ml। अच्छा, यहाँ साइड में इसका एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। वाई आर मेजरिंग सिलेंडर्स ऑलवेज डिजाइंड नैरो एंड टॉल इंस्टेड ऑफ वाइडर एंड शॉर्ट लाइक अ बीकर। अभी जो मेजरिंग सिलेंडर है वो पतले से और लंबे से क्यों होते हैं, ये वाइडर यानी चौड़े और छोटे क्यों नहीं होते। अब देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि वॉल्यूम का जो मेजरमेंट है वो हाइट के अकॉर्डिंग होता है, विड्थ के अकॉर्डिंग नहीं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारा ये इस तरह का कंटेनर है, इसके अंदर हम कोई लिक्विड डालते हैं, जैसे वाटर हमने डाल दिया, तो इसकी विड्थ जो है वो तो फिक्स रहेगी, जितना चौड़ाई में इसको फैलना था वो फैल गया। अब और लिक्विड डालोगे तो बस इसकी हाइट ही बढ़ेगी, इतना हो गई, और डाला तो और हाइट बढ़ गई, और डाला तो और हाइट बढ़ गई। तो आपने देखा जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो उतनी ही रही। ऐसा नहीं क्वांटिटी और डाली तो और फैल गया, क्योंकि कंटेनर की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो फिक्स है। अब और लिक्विड डालेंगे तो बस हाइट बढ़ेगी। इसीलिए हाइट के अकॉर्डिंग ही हम वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं। यानी जैसे और क्वांटिटी ऐड होती जाएगी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा उसी के साथ हाइट इंक्रीज होगी। इसीलिए मेजरिंग सिलेंडर की हाइट को ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग ही हमको वॉल्यूम का मेजरमेंट मिलेगा। जो उसकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो तो जो भी सेट कर दोगे वो वैसे ही रहेगी। अगर आप विड्थ को ज़्यादा कर दोगे तो ये वाटर पूरे में ऐसे फैला रहेगा। अगर थोड़ा सा वाटर डालोगे तो हाइट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वाटर को फैलने की जगह मिल गई है, तो बहुत थोड़ा थोड़ा हाइट में वाटर बढ़ेगा। तो रीडिंग आपको अच्छी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है कि हमको वॉल्यूम मेजर करना है, वो हाइट के अकॉर्डिंग मेजर होगा। तो हाइट के अलॉन्ग ही उसको हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो मेजरिंग सिलेंडर के नैरो होने की वजह से अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी हम ऐड करेंगे तो बड़ी तेजी से उसका वॉल्यूम ऊपर जाएगा। खैर, अभी हम जब मेजर करेंगे तो आप देखना कि एक ड्रॉप भी हम वाटर की डाल रहे हैं तो उस पर भी लेवल आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर मेजरिंग सिलेंडर वाइड होता, चौड़ा होता, तो उतना डिफरेंस आपको ऑब्जर्व ही ना होता। The smallest volume that a measuring cylinder can measure depends on the capacity of measuring cylinder। अच्छा, ये जो हमने स्मॉलेस्ट वॉल्यूम की वैल्यू निकाली है मेजरिंग सिलेंडर की, वो इस 100 ml कैपेसिटी के मेजरिंग सिलेंडर की निकाली है। जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है ना, वो डिपेंड करता है कि कितने कैपेसिटी का आपने मेजरिंग सिलेंडर लिया है। यूजुअली इट इज 0.1 ml इन स्मॉलर मेजरिंग सिलेंडर्स विद अ कैपेसिटी ऑफ 10 ml। अगर आप कम कैपेसिटी वाला मेजरिंग सिलेंडर लोगे तो उसमें और कम वैल्यू मेजर हो सकती है। जैसे अगर आपने 10 ml कैपेसिटी का मेजरिंग सिलेंडर लिया जो साइज में काफ़ी छोटा होता है, तो उसमें और छोटी रीडिंग आपको मिल जाएगी। जैसे आप वहाँ पर 0.1 ml को भी मेजर कर सकते हो। या इसी तरह से 25 ml वाला आपने लिया तो वहाँ भी आपको कम से कम 0.1 ml वाली रीडिंग मिल जाएगी। इट इज़ 1 ml इन अ 100 ml मेजरिंग सिलेंडर। इसी तरह से 100 ml वाला जो मेजरिंग सिलेंडर है उसमें जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है, यानी कम से कम जो मेजर आप कर सकते हो, वो 1 ml है। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया।
2 ml in a 250 ml measuring cylinder and 5 ml in a 500 ml measuring cylinder। 250 ml वाले मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम आप मेजर कर सकते हो वो 2 ml है। 500 ml कैपेसिटी का मेजरिंग सिलेंडर लोगे तो वहां कम से कम आप 5 ml मेजर कर सकते हो। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर जो मार्किंग बनी है, जो लाइन खींची हुई है, उस पर डिपेंड करता है सारा कुछ। जैसे थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे ये 500 ml कैपेसिटी का मैं मेजरिंग सिलेंडर ड्रॉ करता हूं, तो पहला जो बिगर मार्क आपको वहां देखने को मिलेगा वो 50 ml का होगा। उसके नीचे जो छोटी छोटी लाइन है, जैसे ये एक लाइन हो गई, उसके नीचे एक लाइन, ये इस तरह से है। फिर 50 के ऊपर ऐसे लाइन आपको मिल जाएगी। फिर ये लाइन आपको 100 वाली मिल गई। इसी तरह इसके ऊपर भी है और ये आ गया 150। ऐसे मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो जो बिगर वाला मार्क है ना, वो 50, 100, 150 यानी 50-50 के गैप पे है। तो यहाँ से यहाँ तक 50 ml का गैप है। यानी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि स्मॉलेस्ट वॉल्यूम क्या मेजर हो सकता है? जो बिगर मार्क है, जहाँ पर नंबर लिखा, उसका गैप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 50, उसके बाद 100, यानी 50 के गैप पे नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इसके बीच में कितने डिवीजन है वो देख लेते हैं। जैसे 50 वाली लाइन ये है, 100 वाली लाइन ये है, तो इसके बीच में कितने डिवीजन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 डिवीजन है। तो 50 ml का गैप है, 10 डिवीजन है, हमने डिवाइड कर दिया, आ गया 5 ml। यानी जो छोटी छोटी लाइन है वो 5 ml के गैप पे है। तो सबसे पहली वाली जो लाइन है वो आपको 5 ml देगी, फिर 10, 15, 20, 5 के गैप पे 25, 30, 35, 40, 45, उसके बाद ये 50 जो कि लिखा हुआ है। तो ऐसे कोई भी कैपेसिटी का आपको मेजरिंग सिलेंडर दे दिया जाए, उसको देख के आप पता लगा सकते हो कि कम से कम जो वॉल्यूम है, यानी स्मॉलेस्ट जो वॉल्यूम है, वो क्या मेजर हो सकता है। सपोज यू वांट टू टेक 70 ml ऑफ वाटर। If we use a 50 ml measuring cylinder, it would not be possible to measure 70 ml of water in one step। अब देखो, अलग अलग क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग मेजरिंग सिलेंडर है। जैसे मान लो अगर आपको 70 ml वाटर मेजर करना है और आप यूज कर रहे हो 50 ml वाला मेजरिंग सिलेंडर, तो क्या मेजर हो पाएगा एक बार में? नहीं हो पाएगा भैया। उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 50 ml है, ज्यादा 50 ml मेजर कर सकता है। आप मेजर कर रहे हो 70 ml, कहां से मेजर हो पाएगा? एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा। कैसे होगा? फर्स्ट यू हैव टू मेजर 50 ml ऑफ वाटर एंड देन 20 ml। पहले आप उस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर वाटर डालो। जब 50 ml तक आ जाए तो भैया हाँ, ये इतना हो गया, अलग कंटेनर में आपने रख लिया। फिर और 20 ml आपने ऐड किया, उसके बाद उठा के फिर से उसी कंटेनर में डाल दिया। तो एक बार 50 ml मेजर कर लिया, एक बार 20 ml मेजर कर लिया। इस तरह से 2 पार्ट में आप कर सकते हो। मेजरिंग वॉल्यूम इन मोर देन 1 स्टेप इज नॉट कन्वीनियंट। अब एक से ज्यादा स्टेप में वॉल्यूम को मेजर करना ये कन्वीनियंट नहीं है। एक बार मेजर हो जाए तो अच्छी बात है, क्या 2 बार मेजर करना। On the other hand, if a 250 ml or 500 ml measuring cylinder is used, the measurement can be done in one step, but the accuracy would be reduced as the smallest volume that these measuring cylinder can measure is greater than that of a 100 ml measuring cylinder। आप कहोगे ठीक है, कोई बात नहीं, हम 250 ml या 500 ml वाला मेजरिंग सिलेंडर यूज कर लेंगे, उससे तो मेजर हो जाएगा ना 70 ml। हाँ बिल्कुल, एक बार में हो जाएगा, लेकिन वहां पर एक्यूरेसी की दिक्कत आ जाएगी। आप कहोगे ये कैसे आ जाएगी? अब जैसे ये 250 ml वाला मेजरिंग सिलेंडर है, इसका एक पोर्शन मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूं। यहां पर जैसे लिखा हुआ है 20 और इधर लिखा हुआ है 40। और जैसा कि अभी ऊपर हमने देखा कि स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जो 250 ml वाला मेजर कर सकता है वो है 2 ml, यानी जो छोटी वाली लाइन है वो 2 ml के गैप पे है। तो 20 के बाद ये 22 हो गया, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 40 लिखा हुआ है। 250 ml वाले में एक्यूरेसी कम हो जाएगी। जैसे मान लो अगर आपको 31 ml मेजर करना है तो कैसे करोगे? यहां जो रीडिंग लिखी हुई है वो 30 है, 30 के बाद 32 है, 31 की तो कोई लाइन ही नहीं है। तो अब वाटर फिल करोगे, अंदाजे से करोगे कि भैया थोड़ा सा इससे ऊपर रखो, 30 वाले से ऊपर रखो, 32 वाले से नीचे रखो, तो उतना एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि 31 की कोई लाइन नहीं बनी है। ये प्रॉब्लम है। अगर 500 ml वाले में मेजर करोगे तो और दिक्कत हो जाएगी, वहां एक्यूरेसी और कम हो जाएगी क्योंकि यहां पर जो छोटी वाली लाइन है वो 5 ml के गैप पे है, क्योंकि कम से कम जो वैल्यू मेजर हो सकती है 500 ml वाले मेजरिंग सिलेंडर में वो 5 ml है। तो छोटी छोटी वाली लाइन 5 ml के गैप पे है। अब यहां आपको अगर मान लो 77 ml मेजर करना है तो कैसे मेजर करें? ये 75 वाली लाइन है, ये 80 वाली लाइन है। 77 तो इसके बीच में कहीं आएगा। इनफैक्ट आप 76, 77, 78, 79 ये सब मेजर नहीं कर सकते क्योंकि 75 के तुरंत बाद 80 मिल जाएगा आपको। तो यहां एक्यूरेसी और कम हो जाएगी।
कि आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि 77 वाला कौन है, कितना रखें, कहां तक रखें, क्योंकि 77 की कोई लाइन नहीं ड्रॉ है। अगर आपको इस वाले मेजरिंग सिलेंडर से 70 ml भी मेजर करना हुआ तो आपको 70 ml की तो लाइन है, इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखो वॉल्यूम के गैप काफी ज्यादा है, 70 के बाद 75 5 ml के गैप है। तो थोड़ा सा भी वॉल्यूम अगर आपका यानी जो लेवल है वो जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो क्वांटिटी काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी, हो सकता है 1-2 ml का फर्क आ जाए। तो ओवरऑल हम यहां से क्या कह सकते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी हमको मेजर करनी है तो ऐसा मेजरिंग सिलेंडर लो जिससे एक बार में मेजर हो जाए। दूसरी बात, बहुत ज्यादा कैपेसिटी वाला ना ले लो, यानी जितना रिक्वायर्ड है, आपको 70 ml चाहिए तो 100 ml वाला यूज कर लो। अगर आपको 180, 210, 220 इतनी कैपेसिटी मेजर करनी है तो 250 वाला यूज कर लो। अगर मान लो 300, 400 ml, 450 ml, 480 ml इस तरह मेजर करना है तो 500 ml वाला यूज कर लो, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ने से जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाती है। ये मैंने आपको दिखा दिया कि जो छोटे छोटे डिवीजन है उसके बीच का गैप बढ़ जाता है। 100 ml वाले में 1 ml पे लाइंस बनी हुई है छोटी छोटी, 250 वाले में 2 ml पे, 500 ml वाले में 5 ml पे। Hence a 100 ml measuring cylinder is the best choice for this measurement। इसीलिए अगर हमको 70 ml मेजर करना है तो 100 ml वाला जो मेजरिंग सिलेंडर है ये बेस्ट चॉइस है, क्योंकि 50 ml वाला छोटा पड़ जाएगा, 2 बार मेजर करना पड़ेगा, और 70 100 से कम है तो 100 वाले से एक बार मेजर हो जाएगा। तो जो 100 से मेजर हो जा रहा है तो उससे बड़ी क्वांटिटी लेने की क्या जरूरत है, वहां एक्यूरेसी कम हो जाएगी। एक्टिविटी 9.5 लेट अस मेजर 50 ml ऑफ वाटर। चलो 50 ml वाटर को हम मेजर करते हैं। प्लेस अ क्लीन ड्राई मेजरिंग सिलेंडर ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक साफ सुथरा सा सूखा सा मेजरिंग सिलेंडर आपको फ्लैट सरफेस पे रख लेना है। ड्राई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले से अगर कुछ वाटर होगा तो वो भी उस वॉल्यूम में ऐड हो जाएगा कि नहीं। तो जो क्वांटिटी आपको मेजर करनी है जब उसको डालोगे तो वो प्लस जो पहले से वाटर प्रेजेंट है वो दोनों ऐड हो जाएगा। pour the water slowly into the measuring cylinder up to the required mark as shown in figure 9.17। अब धीरे धीरे वाटर को मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पोर करो, डालो रिक्वायर्ड मार्क तक, यानी जहां तक आपको चाहिए। जैसे 50 ml चाहिए ना तो 50 ml वाले मार्क तक आपको धीरे धीरे करके पानी डालना है। इफ रिक्वायर्ड एडजस्ट द लेवल ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर बाय एडिंग और रिमूविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर यूजिंग अ ड्रॉपर। अगर जरूरत पड़े तो मेजरिंग सिलेंडर में जो वाटर का लेवल है उसको एडजस्ट करो, ड्रॉपर का यूज कर लो। अगर थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा और वाटर डाल दिया, ऐड कर दिया। अगर ज्यादा वाटर चला गया तो ड्रॉपर की मदद से उस वाटर को रिमूव कर लो। वाटर का लेवल अभी कम है, थोड़ा सा और वाटर इसमें जाएगा। तो आप देख सकते हो वाटर का जो लेवल है वो 50 तक पहुंच चुका है। थोड़ा सा साइड में भी मैं आपको दिखाऊं तो यहां से भी देख सकते हो कि जो 50 वाली मार्किंग है वहीं तक बिल्कुल वाटर का लेवल है। तो अब इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर 50 ml वाटर आ चुका है। अब जिस कंटेनर में भी आपको 50 ml चाहिए होगा इसी से उस कंटेनर के अंदर डाल देंगे। On careful observation, you will notice that the water inside the measuring cylinder forms a curved surface। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको ऑब्जर्व होगी। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यह नोटिस होगा कि मेजरिंग सिलेंडर में जो वाटर है ना वो एक कर्व सरफेस बना रहा है। मतलब जनरली हम क्या कहते हैं कि वाटर की सरफेस ये ऐसे रहती है एकदम फ्लैट, लेकिन अगर किसी कंटेनर में उसको फिल किया जाए जैसे मेजरिंग सिलेंडर के अंदर भरे हैं तो ये ऐसे नहीं रहती, बल्कि किनारे पे थोड़ा सा ऐसे कर्व हो जाती है, ऐसे इस तरह से। इसी तरह इधर भी थोड़ा सा ही उड़ जाती है, यानी जैसे ये कंटेनर की वॉल है ना, मेजरिंग सिलेंडर की वॉल है, तो जहां पर वाटर मेजरिंग सिलेंडर की वॉल को टच कर रहा है वहां पर ऐसे थोड़ा सा कर्व बना लेता है, ऐसे थोड़ा उड़ जाता है, इधर से भी ऐसे उड़ जाता है। अब आप पूछोगे ये कर्व क्यों हो जाता है, तो कई सारे फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे वाटर की जो पार्टिकल है वो कंटेनर की जो वॉल है यानी उसका जो मटेरियल है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर ग्रेविटी भी उन पे एक्ट कर रही होती है, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट आता है, वो सब खैर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो उसकी वजह से ये हमको देखने को मिलता है। अभी के लिए बस आपको ये फिनोमिना ऑब्जर्व करना है कि भैया ऐसा हो रहा है। दिस कर्व सरफेस इज कॉल्ड द मेनिस्कस। यही जो कर्व सरफेस है इसी को हम मेनिस्कस कहते हैं। यानी जो फ्लैट है वो तो ठीक है, जहां से कर्व होगा वो पार्ट मेनिस्कस कहलाएगा। यानी जैसे ये ऐसे बना हुआ है तो ये मेनिस्कस कहेंगे। रीड द मार्क ऑन द मेजरिंग सिलेंडर दैट कंसाइड्स विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस फॉर वाटर और अदर कलरलेस लिक्विड्स। अब इसकी वजह से होता यह है कि आपको 2 मार्किंग दिखाई पड़ेंगी। साइड में मैं थोड़ा सा आपको पहले ड्रॉ करके दिखाता हूं इस मेनिस्कस को। तो जैसे ये मेजरिंग सिलेंडर के अंदर हमने वाटर फिल किया है तो बिल्कुल फ्लैट सी सरफेस नहीं होती, बल्कि कॉर्नर पे ये थोड़ा सा कर्व रहता है, बहुत हल्का सा कर्व रहता है। यहाँ पर सिर्फ आपको ऑब्जर्व कराने के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा कर्व बना रहा हूँ। ये इस तरह से जहां पर वॉल से टच हो रहा है
वो कर्व बना रहा है। अब वाटर क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है, अगर आप साइड से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक तो ये जो ओरिजिनल लेवल है जो पूरा लिक्विड है उसका लेवल आपको दिखेगा, दूसरा ये कॉर्नर पे जो वाटर ऊपर की तरफ चढ़ गया है वो लेवल दिखेगा। तो वाटर का एक लेवल आपको ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, यानी दो मार्किंग आपको दिखेगी। तो अब आप सोचोगे यार कौन सी वाली रीड करें, ऊपर वाली या नीचे वाली। ध्यान रखना क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखता है, तो अंदर की तरफ जो लेवल है वो भी दिखेगा और कॉर्नर पे जहां पर वॉल है उधर साइड से तो आप देख ही रहे हो वहां पर भी आपको लेवल दिखेगा वाटर का। तो अगर कलरलेस लिक्विड है उस केस में आपको नीचे वाली मार्किंग लेनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा जो वाटर का लेवल है वो तो ओरिजिनल यही है, बस ये कॉर्नर पे आके थोड़ा ऊपर उठ गया है जिसकी वजह से एक ऊपर वाला लेवल भी हमको दिख रहा है। तो ओरिजिनली जो लिक्विड भरा है वो नीचे ही वाले लेवल तक तो है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। अच्छा, ये जो कर्व सरफेस हमको देखने को मिल रही है इधर साइड और इधर जहां से कर्व हो जा रहा है, घूम जा रहा है, इसी को हम मिनिस्कस कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वाटर का दो लेवल आपको दिख रहा होगा, एक ये नीचे वाला लेवल है और एक इसके ऊपर वाला लेवल है। तो बेसिकली जो वाटर है वो नीचे वाले लेवल तक रहता है, सिर्फ जहां पर ये कंटेनर से टच हो रहा है वहां पर थोड़ा सा ही ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा ऊपर वाला पार्ट है ये एक्चुअल लेवल नहीं है, ये सिर्फ जहां पर कंटेनर को टच हो रहा है सिर्फ वहीं पर ये थोड़ा ऊपर की तरफ गया है। तो एक्चुअल जो हमारे वॉल्यूम का लेवल है वो ये नीचे वाला ही है। तो अगर कलरलेस लिक्विड है तो नीचे वाला जो लेवल है वही हम मान के चलेंगे, यानी अगर हम और एग्जैक्ट वे में देखें तो थोड़ा सा और हमको वाटर ऐड करना पड़ेगा तब ये एक्चुअल 50 तक आएगा, क्योंकि ऊपर वाला लेवल तो 50 से थोड़ा सा आगे निकल चुका है, नीचे वाला लेवल 50 से थोड़ा सा नीचे है। तो थोड़ा वाटर और डालेंगे तो एक्चुअल जो नीचे वाला लेवल है उसी के हिसाब से हमको मेजरमेंट करना है तो वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। Make sure that the eyes are at the level with the bottom of the meniscus while noting the reading as shown in figure 9.18। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान देना है कि जब रीडिंग नोट कर रहे हो तो उस समय जो आपकी आईज हैं वो मिनिस्कस के बॉटम के लेवल पे होनी चाहिए। जैसे ही मिनिस्कस का बॉटम वाला जो लेवल है वो ये है, तो आपकी आई बिल्कुल उसी के सीधान में यहां से इधर से आपको देखना है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से रीडिंग ले रहे हो या नीचे से रीडिंग ले रहे हो, तो इससे आपको गलत रीडिंग मिलेगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अब इसी को अगर हम थोड़ा ऊपर से देखें तो हमको लेवल अलग दिखेगा, ये देख सकते हो। थोड़ा सा मैं ऊपर से देख रहा हूं तो अब जो वाटर का लेवल है ये देख सकते हो 50 ml से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। अगर थोड़ा नीचे से देखूं तो यहां देख सकते हो वाटर का लेवल 50 ml से थोड़ा सा कम दिख रहा है। इसीलिए बिल्कुल लेवल पे आके आपको देखना होता है, बिल्कुल स्ट्रेट वे में, तभी आपको करेक्ट रीडिंग मिलती है। Once it reaches the required level, that is 50 ml, transfer the water to the required container। अब एक बार वाटर का लेवल 50 ml तक पहुंच गया तो जिस कंटेनर में भी आपको वाटर चाहिए उसमें ट्रांसफर कर लो। मतलब जैसे मान लो किसी भी काम के लिए आपको 50 ml वाटर चाहिए था तो आपने मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके उस कंटेनर में जिसमें आपको वाटर चाहिए था डाल दिया, क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर काम क्या है, बस मेजर करना। इन केस ऑफ कलर्ड लिक्विड्स द मार्क ऑन द मेजरिंग सिलेंडर शुड कंसाइड विद द टॉप ऑफ द मिनिस्कस। अगर आपने कलर्ड लिक्विड्स लिए हैं यानी वो किसी कलर के हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं है, कलरलेस नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, मेजरिंग सिलेंडर पे जो मार्क है वो मिनिस्कस के टॉप से कॉन्साइड करना चाहिए। तो जैसे ये आपको मान लो 50 ml का लेवल मेजरिंग सिलेंडर पे दिया हुआ है। अगर लिक्विड कलरलेस है तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, आर पार उसके दिखेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो मिनिस्कस का बॉटम वाला है जैसे ये ऐसे आके बाउंड्री पे कर्व कर जाएगा तो दो लेवल आपको मिलेंगे, एक ये ऊपर वाला और एक ये जो आ रहा है नीचे वाला। तो मिनिस्कस का जो बॉटम है, नीचे वाला हिस्सा है, वो मेजरिंग सिलेंडर के मार्क से कंसाइड करना चाहिए, नहीं उसी के लेवल पे आना चाहिए। ये तो कलरलेस वाले लिक्विड की बात हो गई। अगर कलर्ड लिक्विड है तो आपको ये करना है कि मिनिस्कस का जो टॉप है वो मेजरिंग सिलेंडर के मार्क से कंसाइड करना चाहिए, यानी उसी के लेवल पे आना चाहिए। तो ये मिनिस्कस का बॉटम वाला लेवल है, ये टॉप वाला लेवल है, तो जो टॉप वाला लेवल है वो इसी के लेवल पे आना चाहिए, यानी जो मार्किंग है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, कलरलेस लिक्विड में हम बॉटम वाला ले रहे हैं, कलर्ड में हम टॉप वाला ले रहे हैं। तो देखो कलरलेस वाले में क्या है, अगर वो कलरलेस है तो ट्रांसपेरेंट है, आपको अंदर का लेवल दिख जाएगा, यानी एक्चुअल जो लेवल है वो आपको मिल जाएगा। ये तो बस जो कंटेनर की वॉल है वहीं पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया है, बाकी जो एक्चुअल लेवल है वो तो अंदर की तरफ जो है वो है। तो ट्रांसपेरेंट है तो आर पार दिख जाएगा, अंदर का लेवल आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर लिक्विड कलर्ड है तो क्योंकि आप कंटेनर के बाहर से देखोगे और वॉल को जो बिल्कुल टच कर रहा है वो वाला लेवल आपको क्लियरली दिखाई पड़ेगा, बाकी जो पीछे की तरफ लेवल है वो आपको इतना ऑब्जर्व नहीं होगा। जैसे मैं थोड़ा सा अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कलर्ड कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब इधर से अगर आप देखोगे
तो आपको ये वाला लेवल दिखेगा कि भैया यहाँ तक हमको कलर दिख रहा है और ऊपर फिर खाली है, एयर है। तो एयर और जो लिक्विड जहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं वो लेवल दिखेगा। बाकी अंदर का जो लेवल है वो इधर से आपको दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कलर्ड है, उतना क्लियरली आपको इसके अंदर नहीं दिखेगा। जैसे कोई कलरफुल लिक्विड है तो उसके आर पार उतने अच्छे से आपको नहीं दिखता। जितना ज़्यादा डार्क कलर होगा उतनी ही उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम होगी, आर पार कम दिखेगा। वहीं अगर कलरलेस होगा तो आर पार दिख पाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया ताकि इसके पीछे का आइडिया आपको मालूम रहे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। बाकी यहाँ पर जो लिखा हुआ है उतनी ही चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर लिक्विड कलरलेस है तो बॉटम वाला लेवल, और कलर्ड है यानी कलरलेस नहीं है तो टॉप वाला लेवल मिनिस्कस का, उसके हिसाब से हम रीडिंग लेंगे। आई वंडर हाउ द लेवल ऑफ अ कलर्ड लिक्विड इज मेजर्ड। अब इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो हमने दे ही दिया कि जो कलर्ड लिक्विड है उसमें जो मिनिस्कस का टॉप है उसी को एक्चुअल लेवल मान के हम मेजरमेंट लेते हैं। डिटरमाइनिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स विद रेगुलर शेप्स। अब वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो रेगुलर शेप्स के हैं यानी ऐसे शेप्स जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, उनका वॉल्यूम कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है। जैसे आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया। तो ये जो शेप्स हैं इनका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए वो देखते हैं। एक्टिविटी 9.6 लेट अस कैलकुलेट कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स विद अ क्यूबॉइड शेप्स सच एज अ नोटबुक, अ शू बुक और अ डाइस। अब ऐसे ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर लो जो क्यूबॉइड शेप के हैं। जैसे नोटबुक ले लो, जो जूते का डिब्बा होता है, डाइस हो गया। मेजर द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ स्केल। Suppose the length of the notebook is 25 centimeter, the width is 18 centimeter and the height is 2 centimeter. तो जो भी ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट मेजर कर लो स्केल से। जैसे मान लो आपने नोटबुक का मेजरमेंट लिया तो लेंथ, विड्थ, हाइट ये इस तरह से कुछ आई। कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब इसका वॉल्यूम, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिया है कि वॉल्यूम इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, जिसको हम ब्रेथ भी कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो यहाँ से वॉल्यूम निकल आएगा। तो ये वैल्यू हमने पुट करी, आया 900 सेंटीमीटर क्यूब या 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। रिकॉर्ड इन योर नोटबुक। अब ये जो वॉल्यूम है उसको अपने नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड कर लो। तो अगर नोटबुक की आपको डेंसिटी पता करनी है तो वॉल्यूम आपको यहाँ से मिल गया, उसको आप डिजिटल बैलेंस पे रख के मास मेजर कर लो। तो मास मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट करोगे तो नोटबुक की डेंसिटी आपको मिल जाएगी। डिटरमाइनिंग वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद इररेगुलर शेप्स। अब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका कोई रेगुलर शेप नहीं है, मतलब कैसे भी हैं, टेढ़े मेढ़े, कोई प्रॉपर उसका शेप नहीं है। जैसे मान लो ये ऐसा करके कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालें, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर लेंथ और इस तरह का कोई शेप है नहीं, तो ये इररेगुलर शेप हो गया। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा। इमेजिन यू हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्टोन दैट डज नॉट हैव अ रेगुलर शेप। अब इमेजिन करो, जैसे मान लो आपके पास स्टोन है, एक पत्थर का टुकड़ा है, इसका कोई रेगुलर शेप तो है नहीं। टू कैलकुलेट इट्स डेंसिटी द मेन चैलेंज इज टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड हो। मास तो पता चल जाएगा, बैलेंस पे रखा और मास मिल गया, लेकिन वॉल्यूम कैसे मेजर करें। तो चलिए सीखते हैं किस तरीके से हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे ऐसे सॉलिड का जिनका शेप इररेगुलर है। एक्टिविटी 9.7 लेट अस मेजर कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग सच एज अ स्टोन, मेटल, की एंड सो ऑन। तो अपनी सराउंडिंग से, अपने आसपास से ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर लो जिनका शेप इररेगुलर है। जैसे स्टोन हो गया, मेटल की हो गया, ठीक है, और भी ले सकते हो कुछ। Fill a measuring cylinder with the water up to the desired volume, say 50 ml, and record the initial volume taken in table 9.2. अब मेजरिंग सिलेंडर को आप वाटर से फिल कर लो, किसी भी लेवल तक आप फिल कर सकते हो जो आपको सही लगे। जैसे आपने 50 ml तक वाटर मेजरिंग सिलेंडर के अंदर फिल कर लिया, तो जिस भी लेवल तक आपने स्टार्टिंग में वाटर को फिल किया उस वॉल्यूम को आप रिकॉर्ड कर लो। जैसे आपने 50 ml के लेवल तक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर वाटर फिल कर लिया, तो ये जो वैल्यू है इसको नोट कर लो टेबल 9.2 के अंदर। Tie the object, say a stone, with a thread and slowly lower it into the measuring cylinder. अब उस ऑब्जेक्ट को एक थ्रेड से बांध लो। जैसे मान लो आपने स्टोन लिया तो स्टोन को धागे से बांध लो और धीरे धीरे मेजरिंग सिलेंडर के अंदर उसको डाल दो, जैसे कि आपको यहाँ फिगर में दिया हुआ है। What do you notice? आपको क्या नोटिस होगा। तो आप ये नोटिस करोगे कि जो वाटर का लेवल है वो ऊपर चला गया। रिकॉर्ड द फाइनल वॉल्यूम आफ्टर द लेवल राइजेस, से 55 ml एज शोन इन फिगर 9.19b। अब स्टोन के अंदर जाने के बाद जो वाटर का लेवल ऊपर गया है, तो अब क्या लेवल हो गया वो देख लो। स्टार्टिंग में तो 50 ml था, अब जैसे मान लो 55 ml हो गया, तो ये जो फाइनल वॉल्यूम आया इसको भी आप नोट कर लो। सब्ट्रैक्ट द इनिशियल वॉल्यूम फ्रॉम द फाइनल वॉल्यूम आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज पुट इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर। अब ये जो दोनों रीडिंग आपको मिली, एक तो इनिशियल वॉल्यूम और दूसरा जो फाइनल वॉल्यूम, जब आपने स्टोन को या जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया था उसको मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डाला तो वो जो वॉल्यूम आपको मिला फाइनल वाला, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये कर दो। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो ये उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हो जाएगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन है टेबल 9.2। तो चलो एक मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ये मेरे पास एक लॉक है, ताला है, इसका वॉल्यूम मेजर करना है। तो ऊपर मैंने देखो एक थ्रेड बांध दिया है और अभी वाटर का लेवल देख सकते हो 50 ml है। मैं इस लॉक को इसके अंदर डालूंगा तो अब इसका वॉल्यूम देखो कहां पहुंच चुका है। अब वाटर का लेवल हो चुका है 56, क्योंकि देखो ये 50 है, इसके बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56। अब ये जो मीडियम वाली लाइन है ये 5 के गैप पे रहती है, तो 50 है तो 55 है, उससे जस्ट एक ऊपर 56। तो लॉक डालने के बाद अब लेवल पहुंच चुका है 56 तक, यानी टोटल जो वॉल्यूम है वाटर प्लस लॉक का वो हो गया है 56 ml। तो ये टेबल है वॉल्यूम ऑफ इररेगुलर सॉलिड्स। तो सीरियल नंबर है, नेक्स्ट कॉलम में जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है जिसका वॉल्यूम आपको मेजर करना है वो आपने लिख दिया। फिर जो इनिशियल वॉल्यूम है वाटर का इन द मेजरिंग सिलेंडर ml में वैल्यूज, तो जैसे स्टोन का यहाँ दिया हुआ है स्टार्टिंग में आपने 50 ml तक वाटर फिल किया तो 50 ml हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। ऑब्जेक्ट को वाटर में डालने के बाद, मेजरिंग सिलेंडर में डालने के बाद अब वाटर का लेवल क्या हो गया, तो जैसे अब हो गया 55 ml। वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इन द मेजरिंग सिलेंडर। अब कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, यानी कितना वाटर ऊपर की तरफ मूव करा है, वो कैसे निकलेगा आपको। जैसे इनिशियल वाले को आपने ए मान लिया, फाइनल वाले को बी मान लिया, तो बी माइनस ए करना है, बाद वाला वॉल्यूम माइनस पहले वाला वॉल्यूम। तो 55 माइनस 50 आपने किया, आ गया 5 ml। तो ये जो 5 ml है यही है उस ऑब्जेक्ट का, यानी जैसे स्टोन आपने लिया था ना, तो स्टोन का यही वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह मेटल की, अब देखो की अलग अलग साइज की है, तो आप कोई से भी की से मेजर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको जो करके दिखाया वो है मेटल लॉक। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में 50 ml लिया था, जब लॉक को वाटर के अंदर डाला तो लेवल कितना हो गया था 56 ml। कितना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस हुआ, तो वाटर का लेवल 50 से 56 हो गया, तो 56 माइनस 50 करेंगे, आ जाएगा 6 ml। अब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यानी जो छोटा सा लॉक यानी ताला जो हमने लिया था उसका वॉल्यूम क्या होगा। देखो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उनका वॉल्यूम हम जनरली लीटर या मिलीलीटर में नहीं देते। लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया, इसमें जनरली हम लिक्विड्स को ही मेजर करते हैं। सॉलिड के लिए जो क्यूबिक यूनिट्स है, जैसे क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक डेसीमीटर, ये सारी यूनिट का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ml को सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे। और ये रिलेशन आपको मैंने पढ़ाई दिया कि 1 ml इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ml की जगह आपको सेंटीमीटर क्यूब कर देना है, बाकी नंबर वही रहेगा। तो वॉल्यूम में जो चेंज है वो 6 ml आया। मतलब लॉक के डालने की वजह से जो लेवल बढ़ा वो क्यों बढ़ा, क्योंकि लॉक का वॉल्यूम भी अब वाटर के साथ आ गया है, तो दोनों को मिला के वॉल्यूम आपको दिखा रहा है। हमको तो सिर्फ लॉक वाला चाहिए, तो जो स्टार्टिंग में वाटर का वॉल्यूम था उसको हटा दिया हमने, तो जो बचा वही लॉक का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा 6, और ml की जगह हम कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया। हाँ, तो देखो ये नोट पॉइंट आपको दिया है, द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम आर ऑब्टेन्ड इन यूनिट्स ऑफ ml विच कैन बी रिटन इन द इक्विवेलेंट यूनिट सेंटीमीटर क्यूब फॉर सॉलिड। तो वॉल्यूम की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो ml में मिलेगी, लेकिन सॉलिड के लिए हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न टू मेजर द मास एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब अलग अलग तरीके के जो सॉलिड हो गए, लिक्विड हो गए, उसका मास और वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं ये हमने सीख लिया। दीज क्वांटिटीज कैन बी यूज टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और द सब्सटेंस। अब इन क्वांटिटीज का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट या जो भी सब्सटेंस आपने लिया उसकी डेंसिटी क्या होगी। लेट अस कैलकुलेट द डेंसिटी। तो चलो डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। तो डेंसिटी को इस फॉर्मूले का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम, जैसे स्टोन का मास आया 16.400 ग्राम और वॉल्यूम क्या निकल के आया था 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो 16.400 को 5 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 3.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लेट अस डिग डीपर। चलो और गहरी बात करते हैं। डिड यू नो दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स सच एज क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर, ईच विद इट्स पार्टिकुलर रेंज ऑफ डेंसिटी। क्या आप जानते हो हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो कई लेयर से बना हुआ है। साइड में आपको फिगर दी है कि जो टॉप वाली बिल्कुल लेयर है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। ये सब ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ोगे। उसके बाद जो अंदर की तरफ लेयर आती है वो अपर मेंटल है, उसके नीचे आती है लोअर मेंटल, फिर कोर वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो पहले आपको मिलेगा आउटर कोर जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, फिर आता है इनर कोर जो कि आपका सॉलिड होता है। तो ये जो सारी लेयर है इनकी अपनी अलग अलग डेंसिटी है। द आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड द क्रस्ट
is the lightest and the density of the different layers increases as we move towards the center. सबसे बाहर वाली जो लेयर है दैट इज क्रस्ट, वो लाइटेस्ट है, सबसे हल्की है, यानी सबसे कम डेंसिटी किसकी है? क्रस्ट की है। और फिर जैसे जैसे आप नीचे की तरफ चलते जाओगे और गहराई में जाते जाओगे डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे जैसे अर्थ के सेंटर की तरफ हम बढ़ते जाएंगे डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। एज वन मूव्स डीपर इनटू द अर्थ बोथ द प्रेशर एंड द टेम्परेचर राइजेस सिग्निफिकेंटली मेकिंग द मटेरियल हैवियर एंड मोर कॉम्पैक्ट। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम अर्थ के अंदर जाते जाएंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाता है। देखो अर्थ का जो कोर है वो काफी गर्म होता है, एकदम हॉट होता है। तो जैसे जैसे कोर के करीब जाओगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दूसरी बात, जितना आप अंदर जाओगे प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो कोई चीज़ है ये, अभी अगर आप इस वाले पॉइंट पे हो तो इसके ऊपर इतना मटेरियल है इस लेवल तक, तो इसका दबाव बनेगा। अगर आप और नीचे चले जाओगे तो इसके ऊपर इतना मटेरियल भरा है तो ये पूरा आपको दबाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अपने सर के ऊपर एक बुक रखो तो कोई वेट आपको फील होगा, लेकिन अगर 10 बुक रख दो तो और ज़्यादा आपको प्रेशर लगेगा कि भाई आपके ऊपर अब 10 बुक रखी हुई है। यानी बुक के अगर टॉप लेवल से देखें तो आप काफ़ी गहराई में हो, आपके हेड के ऊपर काफ़ी ढेर सारी बुक है। तो उसी तरह से हम जितना अंदर की तरफ जाते हैं, क्योंकि ऊपर पूरा मटेरियल भरा हुआ है, तो उसका प्रेशर, उसका दबाव बनता है। तो समझ गए, जैसे जैसे हम अर्थ में अंदर की तरफ जाते जाएंगे, कोर की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। और जब प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अंदर जो मटेरियल है वो और हैवियर हो जाएगा और भारी हो जाएगा, इसी के साथ साथ और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अब चैप्टर 7 में आपको ये एनिमेशन मैंने दिखाया था कि देखो जैसे ये कंटेनर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है। अगर बाहर से प्रेशर लगा के इसको दबाएंगे तो गैस के जो पार्टिकल हैं वो करीब करीब आ जाएंगे। इसी तरह से जो मटेरियल है उस पर जब प्रेशर लगता है तो उसके जो पार्टिकल्स वो काफ़ी एक दूसरे से करीब आ जाते हैं। तो अब यहीं पर देखो, जैसे इस गैस की ही हम बात कर लें तो गैस की जो क्वांटिटी है वो तो हमने फिक्स रखी। अब बाहर से इसके अंदर गैस आ नहीं सकती और यहाँ से निकल नहीं सकती क्योंकि हमने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब इसको हम दबाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो मास तो उतना ही है, वॉल्यूम कम हो गया, उसकी वजह से जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब डेंसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। इसमें एक बात याद रखना कि अगर हम वॉल्यूम को फिक्स रखें, वॉल्यूम को चेंज ना करें, तो अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम मास को फिक्स कर दें, मास चेंज ना करें, तो अगर वॉल्यूम को आप इंक्रीज कर दोगे तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। या इसका उल्टा समझ लो, अगर वॉल्यूम आपने कम कर दिया तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल से चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मास है 20 kg और वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, तो इसकी डेंसिटी क्या आ जाएगी? 20 को 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 10 kg पर मीटर क्यूब। अब आपने क्या किया, वॉल्यूम को चेंज नहीं किया, मास को इंक्रीज कर दिया। तो अब डेंसिटी क्या हो जाएगी? जैसे मास को इंक्रीज करके आपने 30 kg कर दिया और वॉल्यूम वही 2 मीटर क्यूब है, 30 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 15 kg पर मीटर क्यूब। तो आपने देखा वॉल्यूम सेम रखा, मास इंक्रीज किया तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई, 10 से 15 हो गई। अब दूसरा केस देख लो कि इस बार हम क्या करते हैं, मास चेंज नहीं करते, वही हम 20 kg लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं। वॉल्यूम हमने 4 कर दिया, 4 मीटर क्यूब, तो 20 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा 5 kg पर मीटर क्यूब। तो आपने देखा हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई, 10 से 5 हो गई। तो जैसे जैसे अर्थ में हम अंदर की तरफ जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और ज़्यादा इफेक्ट प्रेशर का होता है। तो प्रेशर की वजह से जो मटेरियल है वो एकदम दब जाता है, ठुस जाता है और कॉम्पैक्ट हो जाता है, यानी उसका जो वॉल्यूम है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है। तो वॉल्यूम अगर कम होगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। एवर हर्ड ऑफ, क्या इसके बारे में आपने सुना? इन एंशियंट टाइम्स बिफोर लार्ज शिप्स वर इन्वेंटेड पीपल यूज बैम्बू एंड वुडन लॉग्स टू ट्रेवल अक्रॉस द रिवर्स एंड सीज। अब एंशियंट टाइम यानी बहुत पहले की बात है, जब बड़े बड़े शिप को इन्वेंट नहीं किया गया था, तो उस टाइम लोग बैम्बू हो गया या जो वुडन लॉग है, ऐसे इस तरह से आपने देखा होगा, तो इसका यूज़ करते थे वो रिवर्स और सीज के अक्रॉस ट्रेवल करने के लिए। जैसे नदी पार करनी है तो बैम्बू वगैरह को जोड़ के एक नाव टाइप का बना लेते थे, जैसा आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बैम्बू राफ्ट फ्लोट्स ऑन वाटर। तो इसी का यूज़ करके नदी वगैरह पार कर लेते थे। बैम्बू वॉज यूज बिकॉज इट इज़ लाइट, हॉलो एंड फ्लोट्स ईजिली ऑन वाटर। अब बैम्बू को यूज़ इसलिए किया जाता था क्योंकि ये हल्का होता था। जो बैम्बू यानी बांस है उसको आपने देखा होगा अंदर से खोखला होता है, तो हल्का होता है, हॉलो होता है और आसानी से वाटर पे फ्लोट करता है, तैरता है। पीपल टाइड बैम्बू पोल्स टुगेदर टू मेक राफ्ट्स एंड स्मॉल बोट्स फॉर फिशिंग, ट्रेडिंग एंड क्रॉसिंग वाटर बॉडीज। तो लोग क्या करते थे, यही जो बैम्बू पोल्स हैं उनको एक साथ बांध लेते थे और एक राफ्ट टाइप का या फिर एक छोटी सी बोट टाइप का बना लेते थे।
इसका यूज़ फिशिंग के लिए, ट्रेडिंग करनी हो, मतलब कहीं जाके व्यापार करना है उसके लिए, या फिर जो वाटर बॉडीज जैसे रिवर वगैरह उसको क्रॉस करना है तो उसके लिए यूज़ करते थे। वुडन लॉग्स स्पेशली फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ट्रीज वर आइदर हॉलोड आउट टू मेक द बोट्स और यूज्ड एज राफ्ट्स। अब जो वुडन लॉग्स हैं, खास तौर से जो स्ट्रॉन्ग ट्रीज के लॉग्स हैं, उनको या तो खोखला कर लिया जाता था, यानी उनके अंदर होल कर दिया जाता था तो अंदर से वो खोखले हो जाते थे, उसका यूज़ करके बोट्स बना लेते थे, या फिर उसको राफ्ट की तरह यूज़ करते थे। These simple boats made from locally available materials were important for moving around and connecting different places. अभी जो सिंपल वाली बोट है जो आसपास ही मटेरियल अवेलेबल होते हैं उसी का यूज़ करके बनाई जाती है, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे कि अगर आपको मूव करना है, एक जगह दूसरी जगह जाना है तो उससे आप कर सकते हो। Even today similar traditional boats made of bamboo or wood are used in some regions, not just for transport but also as a tourist attraction. आज के टाइम में भी ये जो ट्रेडिशनल वाली बोट है यानी बैम्बू का या वुड का यूज़ करके जो बनाई जाती है, ये यूज़ की जाती है कई रीजन में। लेकिन अब ट्रांसपोर्ट के लिए इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि उससे अच्छे अच्छे हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ चुके हैं, लेकिन बस एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह से कि हाँ भैया नाव पे घूमने आए हैं तो वो हो जाता है। 9.5.2 इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है डेंसिटी पे, चलिए जानते हैं। जनरली द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीजेज विद हीटिंग एंड इंक्रीजेज विद कूलिंग। अब आमतौर से ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है, कम होती है जब उसको हीट किया जाता है, और अगर उसको कूल करें तो इंक्रीज हो जाती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे यहाँ पर आप देखो कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो अभी सॉलिड स्टेट में है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम करीब करीब रहेंगे, तो करीब करीब है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये ऐसे होगा कि भैया अभी ये वॉल्यूम है। इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स और दूर दूर हो जाते हैं, तो अब पार्टिकल ऐसे ऐसे हो गए। अब इस केस में वॉल्यूम क्या हो गया, ये इतना हो गया, तो पार्टिकल वही उतने हैं। देखो इसमें भी 9 पार्टिकल है, यहाँ भी 9 पार्टिकल है, लेकिन सॉलिड वाले में ये जो पार्टिकल है वो कम जगह ले रहे हैं, यानी वॉल्यूम कम है, और लिक्विड केस में वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, तो पार्टिकल उतने हैं तो मास उतना ही होगा, क्योंकि एक पार्टिकल का जो मास है वो तो वही रहेगा। अब अगर पार्टिकल उतने हैं तो टोटल मास भी उतना ही रहेगा, तो मास तो चेंज नहीं हुआ लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गया। और अभी मैंने आपको डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था कि मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास को हम फिक्स कर दें, इसको चेंज ना करें, तो वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जैसे कोई सॉलिड था उसको हमने हीट किया तो वो लिक्विड में बदल गया, तो हीट करने की वजह से उसके पार्टिकल दूर दूर हो गए। पार्टिकल दूर दूर हो गए मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया मतलब डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि हीटिंग की वजह से जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इसी का उल्टा कूलिंग का है कि अगर कूल करोगे, जैसे मान लो कोई लिक्विड है, आपने कूल किया तो वो सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड बन जाएगा तो उसके पार्टिकल करीब करीब हो जाएंगे, यानी उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हुआ, डेंसिटी इंक्रीज हो गई। तो आमतौर से ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, आमतौर से ऐसा ही होता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉट यू हैव लर्न इन द चैप्टर पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। तो इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है जो आपने पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर वाला चैप्टर पढ़ा उससे, तो उसी से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस वेदर सॉलिड लिक्विड और गैस टेंड्स टू मूव अवे एंड स्प्रेड। तो यही मैंने आपको बताया कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सब्सटेंस के जो पार्टिकल हैं वो दूर दूर हो जाएंगे और फैल जाएंगे, यानी उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन वॉल्यूम। इसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, बट देयर इज नो चेंज इन मास। लेकिन मास में चेंज नहीं होगा क्योंकि जो क्वांटिटी है वो तो हमने नहीं चेंज की। Since density is equal to mass upon volume, upon heating the volume increases and density decreases. This explains why hot air moves up as it is less dense than the cool air around it. अब इससे ये चीज एक्सप्लेन हो जाती है कि जो हॉट एयर है, गर्म हवा है, वो ऊपर की तरफ क्यों भागती है। क्योंकि जो हॉट एयर है उसमें पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। पार्टिकल दूर दूर हो गए मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया मतलब डेंसिटी कम हो गई। और हमने पढ़ा है कि जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा, यानी फ्लोट करेगा, तैरेगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे कोल्ड एयर की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ रहेगी। तो इसलिए हॉट एयर ऊपर की तरफ भागती है। द हॉट एयर बैलून वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। अब हॉट एयर बैलून आपने देखा होगा, हो सकता है राइड भी किया हो, वो इसी प्रिंसिपल में वर्क करता है। यानी बड़ा सा बैलून होता है और यहाँ से ऐसे हीट करते हैं, तो हीट करने की वजह से हॉट एयर ऐसे भर जाती है। ये हॉट एयर ऊपर की तरफ जाती है तो बैलून के लेके जाती है, तो इस पर कई सारे लोग बैठ के ऊपर की तरफ जाते हैं। 9.5.3 इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। चलिए प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है डेंसिटी पे वो भी जान लेते हैं। प्रेशर इफेक्ट डेंसिटी डिफरेंटली डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। अब प्रेशर का जो इफेक्ट है डेंसिटी पे,
ये अलग अलग तरीके से होता है, डिपेंड करता है मैटर का स्टेट क्या है। फॉर गैसेज इंक्रीजिंग प्रेशर कॉजेज द पार्टिकल्स टू मूव क्लोजर टुगेदर। गैसेज की अगर बात कर लें तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स करीब करीब आ जाएंगे। ये एनिमेशन मैंने आपको अभी दिखाया था ना कि देखो इसको कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो गैस का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, पार्टिकल्स करीब करीब आ गए हैं। एज ए रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ गैसेज डिक्रीजेज एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज, जिसकी वजह से होता ये है कि गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मान लो कोई गैस है, वो इस कंटेनर में ऐसे भरी हुई थी, इसका कुछ वॉल्यूम था और इसकी कोई डेंसिटी रही होगी। अब हमने कंप्रेस करके उसको इतनी बड़ी जगह में फिट कर दिया, तो मास तो हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ कंप्रेस करके दबा के उसका वॉल्यूम कम कर दिया। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। हमने मास तो वही रखा, बस वॉल्यूम को कम कर दिया, तो वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो गैस की बात हो गई कि गैस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स प्रेशर हैज़ अ स्मॉल इफेक्ट बिकॉज दे आर नियरली इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड के केस में जो प्रेशर का इफेक्ट है वो बहुत कम होता है, क्योंकि जो लिक्विड है वो लगभग इनकम्प्रेसिबल है। मतलब लिक्विड को कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम नहीं कम कर सकते, बहुत थोड़ा सा ही कम होगा। तो अगर वॉल्यूम बहुत थोड़ा सा चेंज होगा तो डेंसिटी भी बहुत थोड़ी सी चेंज होगी, तो इसलिए प्रेशर का ना के बराबर ही इफेक्ट होता है। वी हैव लर्नड इन द चैप्टर पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर दैट द पार्टिकल्स इन सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। हमने पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर वाले चैप्टर में ये पढ़ा है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से करीब करीब होते हैं। सो हाउ इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड अफेक्टेड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो अब आप बताओ कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करें उस सॉलिड पे तो उसकी डेंसिटी कैसे अफेक्ट होगी। भाई डेंसिटी अफेक्ट कब हो रही है? जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। अब पार्टिकल इतना करीब करीब खुद ही है, उसको कंप्रेस करके दबा के और कितना ही करीब कर लोगे तो वॉल्यूम उसका चेंज नहीं कर पाओगे, ना के बराबर ही चेंज होगा, तो डेंसिटी भी ना के बराबर चेंज होगी। इतना कि जिसको आप कंसीडर ना करो कि भैया ये चेंज कोई चेंज है। सॉलिड्स आर इवन लेस अफेक्टेड बाय प्रेशर दैन लिक्विड्स। तो सॉलिड लिक्विड से भी ज़्यादा कम अफेक्ट होते हैं प्रेशर की वजह से। एंड चेंजेस इन द डेंसिटी आर यूजली नेग्लेजिबल। और सॉलिड के केस में प्रेशर अप्लाई करने पे जो डेंसिटी में चेंज आता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। एवर हर्ड ऑफ, क्या इसके बारे में आपने सुना? वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। आइस वाटर पे फ्लोट क्यों करती है? यानी क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि जो आइस है वो वाटर से ही तो बनी है, मतलब वो वाटर ही है, बस वो सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड में पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं। अगर पार्टिकल्स करीब करीब रहेंगे तो वॉल्यूम कम रहेगा, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा। उल्टा रिलेशन होता है, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा। ये इधर मैंने लिखा भी है। लेकिन अगर उस आइस को हम मेल्ट कराएं, हीट कर दें, तो वो लिक्विड बन जाएगा। और लिक्विड में हमने देखा है कि पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, उलट जाएगी। तो होना तो ये चाहिए कि जो आइस है उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है। लेकिन आइस अगर लिक्विड बन जाए, यानी सिंपल वाटर बन जाए, तो उस केस में पार्टिकल और दूर दूर हो जाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब सिंपल लॉजिक हमारा ये कहता है कि आइस की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की कम है, तो अगर वाटर के अंदर आइस को डालें तो वो डूब जानी चाहिए। लेकिन ये आप देखते हो कि आइस वाटर के अंदर डूबती नहीं। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट इज लाइटर देन लिक्विड वाटर। आइस वाटर पे फ्लोट करती है क्योंकि आइस लिक्विड वाटर से हल्की होती है, यानी आइस की जो डेंसिटी है वो लिक्विड वाटर से कम होती है। तो वाटर के अंदर ये चीज़ स्पेशल होती है। वाटर हैज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इट्स डेंसिटी इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर के अंदर स्पेशल ये होता है कि इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। इट मीन्स वाटर इज हैवीएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा हैवी होगा बाकी और किसी टेम्परेचर के कंपैरिजन में, क्योंकि जहाँ पर डेंसिटी हाईएस्ट होगी वहीं पर हैवीनेस भी ज़्यादा होगी। एज द टेम्परेचर ड्रॉप्स द वाटर टर्न्स इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब टेम्परेचर ड्रॉप करता है, टेम्परेचर कम होता है, तो वाटर आइस में बदल जाता है। ये आप जानते हो 0 डिग्री पे जो वाटर है वो आइस बन जाता है। इट अंडरगोज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर, द पार्टिकल अरेंज देमसेल्फ इन अ वे दैट टेक्स अप मोर स्पेस। तो जब ये लिक्विड वाटर आइस में बदलता है तो इसके जो पार्टिकल है वो इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं कि वो और ज़्यादा जगह ले लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। इस प्रोसेस को एक्सपेंशन कहते हैं, यानी फैलाव। यानी होना तो ये चाहिए कि जब वो सॉलिड बन रहे हैं तो पार्टिकल और करीब करीब आ जाए, वॉल्यूम कम हो जाए, डेंसिटी बढ़ जाए। लेकिन होता इसका उल्टा है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे तो लिक्विड स्टेट में रहता है, वहाँ पर डेंसिटी हाई है, यानी उस केस में ज़्यादा करीब करीब है। लेकिन जब वो सॉलिड बनता है तो पार्टिकल और थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं एक्सपेंशन की वजह से।
बिकॉज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर नाउ ऑक्यूपाई अ लार्जर वॉल्यूम। अब क्योंकि वही सेम अमाउंट, उतना ही पानी, उतनी ही क्वांटिटी, मतलब मास सेम रहेगा, लेकिन वॉल्यूम लार्ज है, इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज, इसलिए इसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। एज अ रिजल्ट आइस बिकम्स लाइटर देन लिक्विड वाटर एंड फ्लोट्स ऑन इट्स सरफेस, जिसकी वजह से जो आइस है वो हल्की हो जाती है लिक्विड वाटर से और सरफेस पे फ्लोट करने लगती है। इसको चलिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में होता है, क्योंकि 0 पे आके वो आइस बनता है, तो अभी ये लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल थोड़ा दूर दूर रहते हैं, तो जैसे मैं 9 पार्टिकल्स को ड्रॉ कर रहा हूं, इनका वॉल्यूम ये है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इतनी जगह ले रहा है। अब वाटर के पार्टिकल इतना ही करीब करीब आ सकते हैं, इससे ज़्यादा करीब नहीं आएंगे। जब टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं, 4 डिग्री से पहुंचा दिया हमने 0 डिग्री सेल्सियस, तो होना तो ये चाहिए कि सॉलिड बनना है, पार्टिकल और करीब करीब आ जाए, लेकिन जितना करीब आ सकते थे वो इतना है। अब इससे करीब नहीं आएंगे, बल्कि अब और दूर हो जाएंगे। तो स्टेट तो चेंज हुआ, लिक्विड से वो सॉलिड बनना है, लेकिन पार्टिकल अब थोड़े और दूर हो गए एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन, यानी वाटर का एक्सपेंशन हो गया। तो अब देखो ये वॉल्यूम हो गया, तो ये लिक्विड स्टेट है और ये सॉलिड स्टेट है। तो वाटर के अंदर ये थोड़ा स्पेशल एक चीज होती है। तो अब देखो क्वांटिटी सेम है, दोनों के अंदर ही वही 9 पार्टिकल है, तो मास सेम है। इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम कम टू डेंसिटी ज़्यादा, और इधर वॉल्यूम ज़्यादा टू डेंसिटी कम। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो सिंक करेगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करेगा। तो 0 डिग्री पे जो सॉलिड आइस है उसकी डेंसिटी कम है, यानी ये आइस जो है वो फ्लोट करेगी, तैरेगी। तो इसलिए ऐसा होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, याद रहेगा। अब ये आइस का जो फ्लोट करना ये बड़े काम का होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स लिविंग इन लेक्स एंड ओशंस बिकॉज आइस फ्लोट्स, इट फॉर्म्स अ लेयर ऑन टॉप कीपिंग द वाटर अंडरनीथ वार्म इनफ फॉर फिश एंड द अदर क्रिएचर्स टू सर्वाइव इवन इन एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर। अब वो एनिमल जो कि लेक के अंदर रहते हैं या ओशन के अंदर रहते हैं और वहां काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, तो जो आइस है वो फ्लोट करती रहती है, ऊपर एक लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से अंदर का जो वाटर है वो वार्म रहता है, गर्म रहता है। यानी जैसे आइस की एक लेयर बन गई और नीचे की तरफ ये वाटर का लेवल है। किसी चीज को कूल होने के लिए हीट को निकालना पड़ता है। कोई चीज ठंडी कब होती है? जब उसमें से हीट निकलती है। जैसे एसी आपके घर में हो सकता हो, नहीं तो एसी आपने देखा होगा, तो अंदर की तरफ तो उसमें ठंडी हवा आती है, लेकिन उसका जो आउटडोर है, बाहर वाला देखना, वहां गर्म हवा निकलती है। वो गर्म हवा आती कहां से है? ये आपके रूम की जो हीट होती है, गर्मी होती है, एसी उसको बाहर करता है, तो हीट निकल जाती है तो रूम ठंडा हो जाता है। ये प्रिंसिपल होता है। तो कूल होना जैसी कोई चीज नहीं है, अगर हीट निकल जाएगी तो वो कूल हो जाएगी। तो सारा खेल हीट का ही है। यार इसको हायर क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ोगे कि एक्चुअली हीट का ही मूवमेंट होता है। किसी चीज में हीट गई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा, उसमें से हीट निकली तो वो ठंडा हो जाएगा। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो लेक वगैरह है उसमें टॉप पे लेयर बन जाती है आइस की, वो आइस फ्लोट करती रहती है। अब नीचे जो वाटर है उसकी हीट बाहर निकल नहीं पाती, तो वो हीट इसी के अंदर रहती है। तो वैसे तो लगता है यार ऊपर तो बर्फ जमी, अंदर पानी बहुत ठंडा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ, ठंडा रहता है लेकिन इतना नहीं। मतलब उसमें जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं, जो फिशेज वगैरह है, वो सर्वाइव कर सकती है, इतना रहता है, क्योंकि अंदर की जो हीट है वो बाहर निकल नहीं पाती, क्योंकि ऊपर एक आइस की लेयर बन चुकी है। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। अब एक साइंटिस्ट की तरह सोचो। टेक अ ग्लास टम्बलर एंड फिल इट विद टैप वाटर। एक कांच का गिलास लो और टैप वाटर से उसको भर दो। केयरफुली प्लेस अ रॉ होल एग इनटू द वाटर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। एक कच्चा पूरा अंडा पानी के अंदर डाल दो। आप ये नोटिस करोगे कि जो एग है वो सिंक कर गया, पानी में डूब गया। तो अब यहां से आप क्या कह सकते हो कि वो जो एग है वो सिंक क्यों कर गया? इतना आपने पढ़ लिया, आप तो ये आंसर दे ही सकते हो कि जो एग है उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, इसीलिए वो डूब गया। वॉट चेंज कैन यू मेक टू दिस सेटअप टू मेक द एग फ्लोट इन वाटर इंस्टेड ऑफ सिंकिंग? अब इस सेटअप में ऐसा क्या चेंज कर सकते हो कि जो एग है वो बजाय सिंक करने के, बजाय डूबने के, फ्लोट करने लगे? In this chapter, you have learned the concept of density and how it explains partially why some objects float while others sinks. अब इस चैप्टर में आपने यही तो पढ़ा है, यानी जो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है उसको आपने पढ़ा है कि नहीं? तो डेंसिटी एक्सप्लेन करती है कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करता है, सिंक क्यों करता है। तो अगर वाटर की हम डेंसिटी को इंक्रीज कर दें, यानी एग से ज्यादा कर दें, तो एग फ्लोट करने लगेगा। यानी उस केस में एग की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, तो वो फ्लोट करने लगेगा। लेकिन ये होगा कैसे? अब इसके लिए आप ये कर सकते हो कि वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व कर दो। तो डिसॉल्व करने में क्या होता है, ये आपने पढ़ा है कि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आ जाते हैं, तो वही जो खाली जगह है उसी स्पेस को ले लेते हैं, तो वॉल्यूम ना के बराबर ही चेंज होता है। लेकिन अब क्योंकि सॉल्ट भी आ चुकी है
तो सॉल्ट का भी मास ऐड हो जाएगा, तो ओवरऑल मास इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होकर इतनी हो जाएगी कि वो एग से ज़्यादा हो गई, तो एग फ्लोट करने लगेगा। तो चलिए एग को हम वाटर में डालते हैं। ये तो सिंक कर गया, डूब गया। क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कि ये फ्लोट करने लगे? चलिए वाटर की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, मतलब ये जो आपको यहाँ लिक्विड दिख रहा है इसकी डेंसिटी बढ़ाते हैं सॉल्ट को ऐड करके। तो सॉल्ट को ऐड करेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा वो और डेंस होगा। अब चलिए इसके अंदर एग को डालते हैं। अभी भी सिंक कर गया, इसका मतलब अभी और सॉल्ट हमको ऐड करनी पड़ेगी। अब देख सकते हो ये फ्लोट करने लगा। थोड़ा और सॉल्ट ऐड करेंगे तो ये और ऊपर आ जाएगा, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो ये फ्लोट कर रहा है। अब नीचे जाके सिंक नहीं किया है। ऊपर से अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो इसका कुछ पोर्शन आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा। स्नैपशॉट्स। अब सोल्यूशन तब बनता है जब दो या दो ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनता है। अब वो सोल्यूशन जो कि सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने से बनता है, जो सॉलिड कंपोनेंट है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो लिक्विड कंपोनेंट है वो होता है सॉल्वेंट। अब वो सोल्यूशन जो कि बनता है जब दो लिक्विड को मिक्स किया जाता है, तो उसमें वो कंपोनेंट जो कि लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। वहीं दूसरा वाला जो कंपोनेंट है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। एयर के अंदर नाइट्रोजन को सॉल्वेंट कंसीडर किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। वहीं जो ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा और भी जो गैसेस है वो कंसीडर की जाती हैं सॉल्यूट्स। अब ऐसा सोल्यूशन जहां पर मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व हो गया है और अब और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता उस टेम्परेचर पे, तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ये वो सोल्यूशन जहां अभी और सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है उस गिवन टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। Solubility is the maximum amount of solute that can be dissolved in a fixed quantity, suppose 100 ml of a solution or a solvent at a particular temperature। तो solubility क्या है? Solubility हमको ये बताती है कि किसी फिक्स क्वांटिटी, जैसे हमने 100 ml का कोई सोल्यूशन है या फिर 100 ml का हमने सॉल्वेंट ले लिया, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व किया जा सकता है, वही जो अमाउंट है वो solubility है। Generally in liquids the solubility of solids increases and that of gases decreases with an increase in temperature। आमतौर से ऐसा होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड की लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ा तो लिक्विड के अंदर और ज़्यादा सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन गैसेस की लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब कम गैस उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो पाएगी। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास। तो जितना मैटर प्रेजेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वही उसका मास है। जो स्पेस कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस ऑक्युपाई करता है, जो जगह घेरता है, उसी को हम कहते हैं उसका वॉल्यूम। वो डिवाइस जिसका यूज़ करके हम मास को मेज़र करते हैं और वॉल्यूम को मेज़र करते हैं वो वेइंग बैलेंस है, इससे आपका मास मेज़र होगा। और वॉल्यूम के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज इट्स डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। जनरली डेंसिटी डिक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो, और प्रेशर का जो इफेक्ट है डेंसिटी पे वो अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है, डिपेंड करता है मैटर के स्टेट क्या है। अगर गैस है तो प्रेशर की चेंज होने की वजह से डेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंज हमको देखने को मिलता है। वहीं अगर कोई लिक्विड है तो प्रेशर की वजह से बहुत कम आपको चेंज देखने को मिलेगा डेंसिटी में। अगर सॉलिड है तो प्रेशर चेंज करने की वजह से डेंसिटी में बिल्कुल ना के बराबर चेंज होगा। तो यहाँ का ही चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।